हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिकली हम ये देखेंगे कि जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर था ना, उसके अंदर जो जो चीज़ें हमें देखने को मिलती थी वो मॉलिक्यूल्स के लेवल पे कैसे कंट्रोल की जाती हैं। जैसे डीएनए एक मॉलिक्यूल है, आरएनए एक मॉलिक्यूल है, प्रोटीन वगैरह जो होते हैं वो एक मॉलिक्यूल है, और कैसे वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और हमें नेचर में या फिर किसी इंडिविजुअल में इनहेरिटेंस या वेरिएशन ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड के साथ में। न्यूक्लिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था या फिर कह सकते हो कि सबसे पहले जिसने आइसोलेट किया था वो थे फ्रेडरिक मिशर। और मिशर ने क्या किया था कि डीएनए को वो आइसोलेट करने में सक्सेसफुल हो गए थे। ये सारी बातें हैं 1869 की। एक नाम दिया जिसे बोलते हैं न्यूक्लियन। तो 1869 में सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने भाई डीएनए को डिस्कवर किया या फिर आप कह सकते हो आइसोलेट करने में वो सक्सेसफुल हो गए। आइसोलेट का मतलब क्या है? यहाँ पे मान लीजिए एक सेल है, इसके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पड़ा हुआ है। अगर मैं सक्सेसफुली इस डीएनए को इस सेल से बाहर लाकर किसी टेस्ट ट्यूब वगैरह में निकालने में कामयाब हो जाता हूँ तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोलेशन की प्रोसेस। और अब जो है हम इसे स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेडरिक मिशर ने जब ये आइसोलेशन करने में सक्सेसफुल हो गए थे तो इन्होंने डीएनए की एक प्रॉपर्टी बताई थी कि डीएनए जो है वो एसिडिक इन नेचर है। इसके अलावा एक एडिशनल प्रॉपर्टी जो आप सभी को पता होनी चाहिए डीएनए के बारे में कि डीएनए एसिडिक होने के साथ साथ डीएनए के मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज भी रखा होता है। इसे याद करने के लिए सिंपल तरीका है कि डीएनए खुद ही बता रहा है कि N से नेगेटिव चार्ज एंड A से एसिडिक इन नेचर। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं तो न्यूक्लिक एसिड में दो आपको मेजरली न्यूक्लिक एसिड पढ़ने हैं। पहला है डीएनए एंड दूसरा जो है वो है आरएनए। दोनों में कुछ कुछ फर्क होता है और दोनों जो हैं वो एक एंटायरली अलग अलग स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। जैसे कि डीएनए के अंदर जो है वो दो स्ट्रैंड होती हैं। आपने जनरली ऐसा देख रखा होगा ना, तो ये एक स्ट्रैंड और ये एक स्ट्रैंड, जबकि आरएनए में सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो है वो देखने को मिलती है। ये दोनों ही जो स्ट्रैंड हैं ये बेसिकली बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बेसिकली यहाँ पे मतलब है जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाते हैं और एक चेन की फॉर्मेशन कर देते हैं। अब हमारे लिए समझना जरूरी है कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। अगर मैं बात करूं एक न्यूक्लियोटाइड की तो न्यूक्लियोटाइड में आपको तीन पार्ट मेजरली देखने को मिलते हैं। जो पहला पार्ट है वो है उसके अंदर पक्का एक शुगर मिलेगी। शुगर जो है डीएनए और आरएनए में जो मिलती है वो है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। शुगर के अलावा मॉलिक्यूल के अंदर, इस न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल के अंदर हमें देखने को मिलता है नाइट्रोजन के बेसिस, और फाइनली जो है फॉस्फोरस का ग्रुप जो है न्यूक्लियोटाइड के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करूं आरएनए और डीएनए में तो शुगर जो है हमें दो टाइप की शुगर यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक शुगर है राइबोज जो कि हमें बेसिकली देखने को मिलती है आरएनए में, और एक शुगर है डीऑक्सीराइबोज। हम जो ये तीनों कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, फॉस्फोरस, इनको पहले अलग अलग पढ़ेंगे और फिर साथ में देखेंगे कि ये एग्जैक्टली कैसे न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रोजन बेस के बारे में हमें जो स्टडी करना है वो ये पढ़ना है कि नाइट्रोजन बेसिस प्यूरिन एक क्लास होती है और दूसरी जो होती है वो होती है पायरीमिडीन। फॉस्फोरस ग्रुप बेसिकली सेम ही होता है डीएनए में भी और आरएनए में भी। तो फॉस्फोरस ग्रुप के लिए ज्यादा कोई चीजें परेशान करने वाली नहीं है। पहले हम बात करेंगे शुगर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं शुगर से कहानी।
पहले जान लेते हैं कि राइबोज शुगर कैसी होती है। राइबोज शुगर के स्ट्रक्चर को जानने के बाद में डीऑक्सीराइबोज समझना थोड़ा इजी हो जाता है। तो राइबोज शुगर, पहली चीज कि जो राइबोज शुगर है वो एक फ्यूरान रिंग टाइप शुगर है। बेसिकली ये जो है एक पेंटागन जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। राइबोज के अंदर जो है वो 5 कार्बन होते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C5, H इसके अंदर है 10, O है इसके अंदर 5। और फॉर्मूला देख के आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। अगर मैं इसका प्रॉपरली स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनेगा। ये यहां पे है फर्स्ट कार्बन, दिस वन इज फर्स्ट कार्बन, दिस वन इज सेकेंड कार्बन, दिस वन इज थर्ड कार्बन, दिस वन इज फोर्थ कार्बन, और फोर्थ कार्बन के ऊपर ये जो है यहां पे है फिफ्थ कार्बन। तो 5 यहां पे जो है वो कार्बन हो चुके हैं। दिस वन इज फिफ्थ कार्बन। इसके अलावा ये OH ग्रुप और H ग्रुप जैसा कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं वैसे इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH ऊपर आता है, OH ऊपर आता है, H नीचे आता है। सेकेंड कार्बन के अंदर OH नीचे आता है, H ऊपर आता है। बेसिकली ये याद करने का तरीका है, H ऊपर OH नीचे, और इसमें यहाँ पे H यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर आता है, बाकी जगह पे OH जो है हमें नीचे ही देखने को मिलता है। तो ये जो है ये बेसिकली क्या बन गया, ये एक बन गया राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर। अगर हमें इस स्ट्रक्चर से बनाना है डीऑक्सीराइबोज, तो डीऑक्सीराइबोज में बेसिकली क्या होगा, जो आप सेकंड नंबर का कार्बन देख रहे हैं वहां से OH में से O हट जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर कार्बन पे OH में से O हट जाएगा। तो बेसिकली हम फटाफट जो है इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। नाउ हमें इसे डीऑक्सीराइबोज बनाना है तो सीधी सी बात है कि अब हम इसे OH को यहां से हटा देते हैं। तो इस OH को यहां से हटाने के बाद में जो चीज देखने को मिलेगी वो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी। और अब जो ये बन चुका है, ये बन चुका है डीऑक्सीराइबोज शुगर का मॉलिक्यूल। डीऑक्सीराइबोज देखने को मिलता है DNA के अंदर, और राइबोज जो है वो देखने को मिलता है RNA के अंदर। चलिए बात करते हैं नाइट्रोजन बेसिस के बारे में। नाइट्रोजन बेसिस, पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है नाइट्रोजन बेसिस के बारे में कि ये जो होते हैं ये रिंग कंपाउंड्स होते हैं। दीज आर रिंग कंपाउंड्स। इनमें आपको रिंग देखने को मिलती है। बेसिकली बात ये है, 2 टाइप के हमने देखे थे, पहला है प्यूरिन, दूसरा है पायरिमिडीन। प्यूरिन के एग्जाम्पल जो हैं वो हैं एडेनाइन एंड गुआनिन। और अगर हम बात करें पायरिमिडीन के तो इनके एग्जाम्पल हैं साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। डीएनए में इनमें से 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, आरएनए में भी 4 होते हैं। आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है, थाइमिन में जो है वो डीएनए में जो है वो थाइमिन प्रेजेंट होता है। तो एडेनाइन और ग्वानिन जो है वो प्यूरिन कंपाउंड है। प्यूरिन और पायरिमिडिन कंपाउंड जो है वो आपस में एक दूसरे से अलग किस तरीके से हैं भाई, इन दोनों के अंदर डबल रिंग का स्ट्रक्चर होता है, यानी इनमें एक ही मॉलिक्यूल में 2 रिंग पाई जाती हैं, जबकि ये जो है पायरिमिडीन इनमें सिंगल रिंग होती है। इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो आपके सिलेबस में है। बायो की जो 11th की बुक थी बायो मॉलिक्यूल्स, उसमें से एडेनाइन का स्ट्रक्चर दे रखा है, लेकिन आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के अंदर जो बायो मॉलिक्यूल्स चैप्टर है उसमें एडेनाइन,
ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, पांचों के स्ट्रक्चर जो हैं वो दे रखे हैं। तो इन पे सवाल आते हैं और आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से आने भी चाहिए, और कंसेप्ट अगर ढंग से समझना है कि भाई बॉन्ड की फॉर्मेशन एग्जैक्टली होती कैसे है, तो भी इन स्ट्रक्चर को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसा कि अभी तक हमें थोड़ा बहुत पता है कि एडेनाइन के स्ट्रक्चर में 2 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। तो पहली रिंग जो है मैं बना रहा हूं, आप भी साथ के साथ ड्रॉ करने की कोशिश करें। तो यहां पे मैंने जो है दोनों फिलहाल रिंग बनाई है। अभी ये एडेनाइन पूरी तरीके से बना नहीं है, ये जस्ट अभी दोनों रिंग है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कार्बन की जो होती है वो वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, इस हिसाब से वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो कहीं पे अगर कार्बन 3 बॉन्ड बना रहे तो आप वहां पे अपनी तरफ से हाइड्रोजन लगा देंगे। नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो 3 होती है, यानी वो 3 मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है। तो नाइट्रोजन के अगर कहीं 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो अपनी तरफ से हाइड्रोजन लगा देना। हाइड्रोजन ऐड करने से बेसिकली थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है स्ट्रक्चर, और इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपको नहीं पढ़ना। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसे फटाफट एडेनाइन बनाते हैं, और एडेनाइन बनाने के लिए मेरे को यहां पे NH2 जो है वो लगाना होगा, और ये जो है ये बन जाता है एक एडेनाइन का स्ट्रक्चर। यहां पे जैसे कि मैं जो बात समझा रहा था आपको कि भाई नाइट्रोजन जो है उसकी वैलेंसी 3 होती है, तो 3 उसके बॉन्ड दिखाने होते हैं। तो अगर बॉन्ड कम पड़ रहे हैं तो आप हाइड्रोजन वहां पे अटैच कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूं इस वाले नाइट्रोजन की, तो यहाँ पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। सेम यहाँ पर भी कार्बन के 3 बॉन्ड है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। बाकी के सभी की वैलेंसी जो है वो आई थिंक पूरी है, यहाँ पे जो है यहाँ पे भी हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर बन जाता है एडेनाइन का। प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो अगर मैं बताना चाहूं आपको तो ये होता है, यानी ये जो चीज है ये आपको सभी में सेम ही देखने को मिलेगी। एडेनाइन के लिए हमें अमीनो ग्रुप जो है वो इस वाले कार्बन पे अटैच करना है। कार्बन की नंबरिंग आप याद रखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। मैं रिकमेंड करूंगा कि कार्बन की नंबरिंग आप याद ना कर रखें, क्योंकि वो अननेसेसरी जो है कॉम्प्लिकेटेड होगा, और इतने की आपको जरूरत होती नहीं है वैसे। अब अगर मेरे को बनाना है ग्वानिन का स्ट्रक्चर, तो सेम जो मैंने चीज बताई कि ये वाला पार्ट सभी में सेम रहता है, तो मैं इस वाले पार्ट को कॉपी पेस्ट करूंगा। तो चलिए यहां पे देखते हैं कि ग्वानिन में बेसिकली क्या फर्क होता है। अगर मैं बात करूं ग्वानिन की, तो ग्वानिन के अंदर आपको एक चीज नोटिस करनी है, और अगर वो याद रखने में आप सक्सेसफुल रहते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ग्वानिन के अंदर इस वाले कार्बन पे एक्चुअल में NH2 वाला ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता। इस वाले कार्बन पे जो है वो प्रेजेंट होता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां वाले कार्बन पे हाइड्रोजन की जगह पे मौजूद होता है अमीनो ग्रुप NH2, और ये जो है ये बन जाता है ग्वानिन का स्ट्रक्चर। थोड़ा सा जो है डिफरेंस मैं फिर से एक बार बता देता हूं। भाई एडेनाइन के स्ट्रक्चर में इस वाले कार्बन पे NH2 का ग्रुप प्रेजेंट था, ग्वानिन के स्ट्रक्चर में इस वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड O है, और इस वाले कार्बन पे अमोनिया वाला ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। अब बात करते हैं पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर की, और पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली क्या होता है, सिंगल रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। तो हम बात करेंगे पायरिमिडीन की। पायरिमिडीन में सबसे पहले बात करते हैं यूरेसिल। पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर जनरली जो है ज्यादा सिंपल होता है एज कंपेयर टू प्यूरिन, और आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। पहले मेन रिंग का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, वो याद करते हैं, उसके बाद में छोटी छोटी चीजें इधर उधर कर हम तीनों का स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली बना सकते हैं। तो पायरिमिडीन रिंग जो है वो बेसिकली कुछ ऐसी दिखती है।
तो कुछ ऐसी जो है वो पायरिमिडिन की रिंग देखने को मिलती है। अब जहां पर वैलेंसी कंप्लीट नहीं है वहां पे आपको अपनी तरफ से वैलेंसी कंप्लीट करनी है। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं यूरेसिल के स्ट्रक्चर में, तो यूरेसिल के स्ट्रक्चर में आपको जो है वो दो डबल बॉन्ड ओ देखने को मिलेंगे। सो ये है यूरेसिल का स्ट्रक्चर। इसके बचे हुए नाइट्रोजन और कार्बन की वैलेंसी फटाफट पूरी करते हैं। इसके साथ में 3 बॉन्ड बनने चाहिए, तो हम यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी जो है वो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। कार्बन की यहाँ पे वैलेंसी जो है दोनों की कंप्लीट नहीं है, इसकी और इसकी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। बाकी आई थिंक सभी की जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो चुकी है। देखते हैं फटाफट थाइमीन का स्ट्रक्चर। तो मैंने फटाफट यूरेसिल का जो स्ट्रक्चर है वो कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन आपको ना ये खुद बना के देखने हैं, वरना आप एग्जाम में ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, और एग्जाम में अगर आ भी गया तो शायद इनकी शक्लें नहीं पहचान पाएंगे। नीट के एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरी है कि इनकी शक्लें आपको याद हो। तो थाइमीन में बेसिकली क्या चेंजेस हैं, अब यहाँ पे मैं एक चीज सिंपल से आपको बताता हूं कि ये वाला जो कार्बन वाला है ना, ये वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है यहाँ पे लगा हुआ, ये सभी के अंदर सेम रहता है। थाइमीन के स्ट्रक्चर में एक सिंपल सी चीज और ऐड हो जाती है। वो चीज है कि भाई ये जो आप यहाँ पे ये जो कार्बन देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन की जगह पर एक एक्स्ट्रा CH3 ग्रुप लग जाता है, और CH3 ग्रुप को हम बोलते हैं मिथाइलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली मिथाइल ग्रुप जो है इस कार्बन पे अटैच हो गया। अच्छा, एक चीज यहां से देख के समझ में आ रही है कि यूरेसिल वाला ही स्ट्रक्चर है थाइमीन का एग्जैक्टली, बस एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप वहां पे ऐड हो चुका है। यही रीजन है कि थाइमीन को बोला जाता है मिथाइलेटेड यूरेसिल। यानी अगर यूरेसिल के ही कंपाउंड पे हम मिथाइल ग्रुप अटैच कर दें तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा थाइमीन। साइटोसिन में हमें जो चीज अलग मिलती है वो मिलती है कि यहाँ पे हमें इस वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड O नहीं देखने को मिलता, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है देखने को, NH2 अमीनो ग्रुप। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया है कि यूरेसिल, थाइमीन और साइटोसिन जो है उनके स्ट्रक्चर हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। आपको सीधी सी चीज जो ध्यान रखनी है, आप प्यूरिन रिंग देखो कि कैसे बनती है, फिर पायरिमिडिन रिंग याद रखो, और थोड़े थोड़े जो जो पॉइंट हैं, जो चीजें एक दूसरे में चेंज हैं, वो याद कर लो। सिंपल सा तरीका यही रहेगा। ये वाला जो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ये सभी में सेम है। चीज जो चेंज हुई है, यूरेसिल का स्ट्रक्चर आप याद रखें, यूरेसिल के स्ट्रक्चर पे इस वाले कार्बन पे जब आप मिथाइल ग्रुप लगा देंगे वो थाइमीन का बन गया। साइटोसिन के अंदर इस वाले कार्बन पे जो है NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो आई होप आप ये तीनों स्ट्रक्चर जो हैं प्लस प्यूरिन वाले जो 2 स्ट्रक्चर हैं एडेनाइन और ग्वानिन के, वो अच्छे से अपनी नोटबुक में बनाकर देखेंगे। ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही में आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि इनकी वैलेंसी जो है वो आप पूरी करें। अब जैसे साइटोसिन में एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं कि इस कार्बन की अभी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रखी। कैसे, एक बॉन्ड इसने यहां बनाया, दूसरा बॉन्ड इसने यहां बनाया, तीसरा बॉन्ड यहां पे बनाया। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इसे 4 बॉन्ड चाहिए, तो यहां पे बेसिकली डबल बॉन्ड होता है प्रेजेंट, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन की जो है वो वैलेंसी अब हाइड्रोजन के बिना भी कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ से हम हाइड्रोजन जो है वो हटा देंगे। तो आपको ये छोटी छोटी बातें थोड़ी ध्यान रखनी है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये रटे नहीं कि कहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, कहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन लगा हुआ है या कार्बन के साथ में हाइड्रोजन लगा हुआ है। इससे सिंपल सा तरीका या आप ये याद रखें कि वैलेंसी भाई कंप्लीट होनी चाहिए। पहले मेन प्यूरिन और पायरिमिडिन रिंग्स को याद रखें, उसके बाद में यूरेसिल, थाइमिन, साइटोसिन हुआ या एडेनाइन और ग्वानिन है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप कौन से कार्बन पे लगा हुआ है ये याद रखें, और फिर मेक श्योर करें कि सभी की वैलेंसी जो है वो कंप्लीट है। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड होता है इन्हें सीधे सीधे रटने की बजाय। और जो रट के जाता है ज्यादातर केसेस में होता ये है कि खिचड़ी बन जाती है, पता नहीं चलता कहाँ पे डबल बॉन्ड लगा, कहाँ पे हाइड्रोजन लगा। ओके, इसके बाद में बात करते हैं मेनली फॉस्फोरस ग्रुप की, और फॉस्फोरस ग्रुप में ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं।
तो हमें बेसिकली जो है फॉस्फोरस में देखना है कि भाई फॉस्फोरस एग्जैक्टली कौन सी फॉर्म में डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो आपने पक्का H3PO4 ये वाला कंपाउंड पढ़ रखा होगा। ये एक एसिड होता है, फॉस्फोरस एसिड, और केमिस्ट्री को थोड़ा बहुत जानते हैं तो इन्हें बोला जाता है ऑक्सी एसिड्स, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर मैं इससे तीनों के तीनों हाइड्रोजन जो है वो निकाल दूं तो मेरे को यहाँ पे PO4 3 नेगेटिव देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो ऑक्सी एसिड के जैसे स्ट्रक्चर होता है। एक ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच होती है, बाकी की ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे सिंपल अटैच होंगी फॉस्फोरस के साथ में। और जो 3 H है ना जो हमने हटा दिए थे, वो बेसिकली एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। अगर हम इन्हें हटा देते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस पे एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो ये है वो फॉस्फोरस ग्रुप जो कि अटैच होता है न्यूक्लियोटाइड पे। अब देख लेते हैं भाई तीनों चीजों को कि वो एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कैसे करती हैं। तो सबसे पहले हमने जो चीज पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने राइबोस शुगर। तो राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। यहां पे OH ऊपर देखने को मिलेगा, H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। अगर यहां से मैं सिर्फ H लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो आपकी मर्जी है, आपका होमवर्क है कि दोनों आपको बना के देखना है। इसके बाद में यहाँ पे भी H, OH, यहाँ पे CH2OH जो है देखने को मिलेगा, यहाँ पे H। नंबरिंग आपको पहले भी पता है, ये फर्स्ट नंबर कार्बन है, ये सेकंड नंबर कार्बन है, ये थर्ड नंबर कार्बन है, ये फोर्थ नंबर कार्बन है, एंड दिस इज फिफ्थ नंबर कार्बन। तो फर्स्ट नंबर कार्बन पे बेसिकली जो है वो OH हट जाता है और यहाँ पे क्या आ जाता है, नाइट्रोजन बेस आ जाता है। नाइट्रोजन बेस चाहे तो आप एडेनाइन यहाँ पे लगा सकते हैं। और जो ये फिफ्थ नंबर कार्बन है इसको थोड़ा सा अलग वे में लिखने की ट्राई करते हैं। इसको हम लिखेंगे ऐसे कि भाई यहाँ पे CH2 तो यहाँ पे है और O एंड H कुछ इस तरीके से। और फॉस्फोरस ग्रुप को आप याद रखिए, फॉस्फोरस का O भी H भी हम ऐसे ही देखने को, फॉस्फोरस की ग्रुप को भी हम ऐसे लिखेंगे। और अब आपको बेसिकली जो काम करना है वो है पानी निकालने का काम। और यहां से जो है वाटर आउट हो जाएगा और ये मैं सीधे सीधे बॉन्ड बना रहा हूं। यहाँ पे वाटर आउट होने के बाद में ये जो बॉन्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। दोनों बॉन्ड के नाम जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो बॉन्ड है इसको हम क्या बोलते हैं, ये कुछ देखा देखा लग रहा होगा, थोड़ी सी केमिस्ट्री आ रही है तो ध्यान रखना। कार्बन डबल बॉन्ड O एंड R, दिस इज नोन एज एस्टर। ओके। और यहाँ पे कार्बन, अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं ना, मतलब इसकी बात करूं तो यहाँ पे कार्बन की जगह फॉस्फोरस है, तो इसको एक नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है फॉस्फोएस्टर। और ये जो यहाँ पे बॉन्ड पूरा बन चुका है ना, इसे बोलेंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और जो ये बॉन्ड है जिसके साथ में नाइट्रोजन बेस राइबोस शुगर के साथ में लगा है, इस वाले बॉन्ड को है जो बोला जाता है वो बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन यहां पे डिनोट करता है नाइट्रोजन। ओके। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होती है वो कार्बन जो प्रेजेंट होता है ना, अगर वो बॉन्ड बनाए, शुगर वाला कार्बन बॉन्ड बनाए किसी कंपाउंड के साथ में, तो ज्यादातर वो जो लिंकेज कहलाती है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में ये लिंकेज है, इस वजह से इसे बोला जाता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये बेसिकली एक न्यूक्लियोटाइड का है। अगर बाय चांस राइबोज शुगर के साथ में सिर्फ नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है
यानी फॉस्फेट वाला ग्रुप वहां पे अटैच नहीं हुआ, तो हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ओके, और इनके जो हैं वो नाम अलग अलग होते हैं। जैसे राइबोज के साथ में अगर एडेनाइन जुड़ा हुआ है तो हम इसे बोलेंगे एडिनोसिन। ओके, अगर ग्वानिन जुड़ा हुआ है तो हम इसे बोलेंगे ग्वानोसिन। साइटोसिन जुड़ा हुआ है तो हम इसे बोलेंगे साइटिडीन। और अगर यूरेसिल जुड़ा हुआ है तो हम इसे बोलेंगे यूरिडीन। अगर थाइमीन जुड़ा हुआ है तो हम इसे बोलेंगे थाइमिडीन। ये सारे के सारे नाम जो हैं वो न्यूक्लियोसाइड्स के नाम हैं। न्यूक्लियोटाइड के नाम अलग होते हैं। जैसे राइबोस शुगर के साथ में अगर एडेनाइन जुड़ा है प्लस में फॉस्फेट भी उस कंपाउंड में जुड़ा हुआ है तो हम उसे बोलते हैं एडिनाइलिक एसिड। प्यूरिन अटैच होता है राइबोस शुगर के साथ में या फिर मतलब शुगर के साथ में, तो जो सफिक्स यूज किया जा रहा है वो सीन किया जा रहा है, और जब पायरिमिडीन अटैच हो रखा है तो जो सफिक्स यूज किया जा रहा है वो डाइन यूज किया जा रहा है। ये बिल्कुल छोटी सी बेसिक बात थी जो कि मैंने आपको बता दी। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड कैसे अटैच होकर पूरी एक पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाते हैं और डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन होता है। दोनों स्ट्रैंड के बीच में कैसे जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, कौन कौन से बॉन्ड वहां पर प्रेजेंट होते हैं, ये सारी बात जो है वो पार्ट 2 में करेंगे। वीडियो ऑलरेडी काफी जो है लंबी हो चुकी है। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हो, अगर बहुत ज्यादा पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।